1775 का साल था। कोलकाता के एक मशहूर चौराहे पर एक आदमी मैदान पर खड़ा हुआ था। नीचे एक बड़ी भीड़ थी जो उस आदमी को देखकर हैरान थी। ये बस एक सजा नहीं थी, ये एक प्रकाश था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया का राजा बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ पहले एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी, अब पूरे देश पर राज कर रही है। और ये सवाल उठता है कि कैसे एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ मसालों कपड़ों का व्यापार करने आई थी, एक दिन इंडिया की पावर बन गई। ये जो कंपनी थी, ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बन गई और उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लॉ, करेंसी और सबसे जरूरी चीज, हमारी जिंदगी। आज भी हम अक्सर ब्रिटिश राज के बारे में बात करते हैं और उनसे नफरत करते हैं, लेकिन ये सच है कि हमारी गुलामी की असली वजह एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का ऐसा पावर था कि उन्होंने अपना हुकूम चलाना शुरू कर दिया। पर ये कंपनी कैसे इतनी पावरफुल बनी, चलिए इस कहानी को समझते हैं। कैसे एक छोटी सी कंपनी ने फायदे के लिए इंडिया का छोटा सा छोटा टुकड़ा छीन लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत। ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। ये कंपनी ब्रिटिश ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के द्वारा बनाई गई थी। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करना चाहते थे। क्वीन एलिजाबेथ I ने इस कंपनी को यह अथॉरिटी दी कि ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। थोड़ा लंबा था तो इसको सिंपली ईस्ट इंडिया कंपनी कहना शुरू कर दिया। शुरू में ये कंपनी सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करती थी, लेकिन जैसे जैसे इसको ज्यादा पावर मिलती गई, कंपनी ने अपने आप को एक मिनी गवर्नमेंट बना लिया। इस कंपनी का अपना करेंसी प्रिंट करने लगी, अपने लॉज बनाने और अपनी सिक्योरिटी के लिए आर्मी बनाने का हक मिल गया। इसका मतलब ये था कि ये कंपनी अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक रूलिंग बॉडी बन गई थी। नंबर 2, व्यापार का विस्तार और इंडिया में कदम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना पहला कदम 1608 में गुजरात के सूरत में रखा, लेकिन इंडिया का व्यापार उस वक्त काफी कॉम्प्लेक्स था। पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे कुछ यूरोपियन पावर्स का कंट्रोल था और पूरी दुनिया का व्यापार ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए कंपनी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। पर 1615 में कंपनी ने मुगल एम्परर जहांगीर से व्यापार करने की परमिशन मांगी। जहांगीर ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उनका काफी अच्छा रिश्ता था पोर्टुगीज के साथ, पर कंपनी ने अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी का यूज करके ये परमिशन हासिल कर ली। अब कंपनी को ऑफिशियली व्यापार करने का हक मिल गया था और उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री भी लगा दी। जहां सिर्फ एक कंपनी को अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी थी, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में उनका कंपटीशन थी। थर्ड, कंपनी का पॉलिटिकल एक्सपेंशन। अब कंपनी का मेन फोकस सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को बढ़ाने पर था। कंपनी ने भले ही व्यापार किया, लेकिन उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं किया। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने बंगाल में सबसे ज्यादा यूज करी। बंगाल जो उस समय काफी रिच स्टेट था, वहां के नवाब सिराज उद दौला से कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। सिराज उद दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पॉलिटिकल और बिजनेस ऑपरेशंस में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। इस कंपनी ने अपने टॉप में मीर जफर और सिराज उद दौला के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर दिया। इस कंपनी ने टॉप मैन मीर जफर को सिराज उद दौला के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर दिया और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का घटना घटित हुई। इस बैटल में सिराज उद दौला बहुत बुरी तरीके से हार गए और कंपनी ने अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी। फोर्थ, कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। उसने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि अगर एक रीजन में वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते या डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वहां के रूलर्स के बीच फसाद डालकर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे। ऐसी कंपनी ने मराठास, पंजाब और दूसरे स्टेट्स के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयां दिखाई और उनके बीच दोस्ती कर ली। इसी दौरान कंपनी का मेन टारगेट था मैसूर का सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कभी भी ब्रिटिशर्स को अपने स्टेट में घुसने नहीं दिया। ये बात ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ मल्टीपल वॉर्स किए, जिसमें एंग्लो मैसूर वॉर्स सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये वॉर्स टीपू सुल्तान के अगेंस्ट डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को स्ट्रैटेजी की रिफ्लेक्ट करती थी। फिफ्थ, 1857 का सिपॉय म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आखिरकार 1857 में एक बड़ा इवेंट हुआ, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या सिपॉय म्यूटिनी। ब्रिटिशर्स ने जब अपनी नई एनफील्ड राइफल्स लॉन्च की थी, उनके कैडरेजेस को ग्रीस किया गया, जो कि सुअर और गाय की चर्बी से थे। ये बात हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स को बहुत नफरत थी, क्योंकि उनके रिलीजियस बिलीफ को ये हर्ट कर रही थी। ये गुस्सा पूरे देश में फैला गया और एक बड़ा रिवोल्ट शुरू हो गया। ये रिवोल्ट इतना बड़ा हो गया कि ब्रिटिशर्स को लगा कि ये सब उनके कंट्रोल में रखना मुश्किल हो रहा है, और इसका रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को छीन लिया और कंपनी को एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन बना दिया। इसके बाद भारत को सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और आज का दिन। ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर 1857 के बाद खत्म हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी हमारे लिए अब भी जिंदा है। अभी भी ये कंपनी एक हिस्टोरिकल एंटिटी बन चुकी है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक पावर नहीं रहा। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि आज इस कंपनी का ओनर इंडिया है, यानी ये संजीव मेहता, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन। इन्होंने 2005 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्वायर किया और 2010 में इसे फिर से रीलॉन्च किया। तो दोस्तों, ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, जिसमें हमने देखा कैसे एक छोटी सी कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ऐसी हिस्ट्री बेस्ड स्टोरी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।